जय हिंद प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम लोगों ने पिछले वीडियो में उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान पढ़ाया था स्पेशल, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक बार आप उन वीडियो को जाकर देख लें, मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं वो। उसमें एक एक बात बताई गई है, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ उत्तर प्रदेश। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो सीटेट को लेकर बात करने वाले हैं। सीटेट जो 2026 में इसकी परीक्षा होने वाली है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको, और इसकी एक स्ट्रेटजी सीटेट को पास करने की वो कैसी है, मैं वो आपको बताने वाला हूँ। मैंने कैसे पास किया सीटेट और यूपी टेट मेरा कैसे क्वालिफाई हुआ, वो बात भी मैं आपको बताऊँगा। जैसे आपके पास समय कम है तो आप सब चीज़ें ना पढ़ें एक साथ, अपने माइंड सेट से एनसीईआरटी को पढ़ लें। एनसीईआरटी पढ़ के ही आप सीटेट क्वालिफाई कर देंगे, आराम से कर देंगे। जैसे मैंने किया था, सीटेट और यूपीटेट दोनों क्वालिफाई। तो उसके लिए एक रणनीति होती है, स्ट्रेटेजी होती है तैयारी करने की। चाहे कोई भी परीक्षा ले लो आप, सीटेट के अलावा यूपी की ले लो, या कोई उत्तर प्रदेश की परीक्षा ले लो, या कोई पुलिस की परीक्षा ले लो, सब में एक नीति होती है उसको क्वालिफाई करने की। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो तैयारी ज़्यादा नहीं करते, लेकिन उनका कम समय में ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, तो वो अपने एग्ज़ाम निकाल देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो ज़्यादा भी नहीं पढ़ते और कम थोड़ा पढ़े और छोटी छोटी किताबें पढ़ी, उन्होंने सीटेट निकाल दिया, अपनी कोई एग्ज़ाम निकाल दिया, कोई रेलवे का एग्ज़ाम निकाल दिया। तो ऐसे भी हो जाता है। तो मैंने तो दोस्तों एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा पढ़ी। एनसीईआरटी को ही आप ज़्यादा पढ़ें और आगे की परीक्षाओं में एनसीईआरटी से ही पूछा जाएगा। अरिहंत की किताबें भी हैं मेरे पास, जैसे ये कक्षा 1 से 5 तक की अरिहंत की किताब है, देखो ये जूनियर की है, ये अरिहंत की है। तो और भी है मेरे पास, कुछ मेरे नोट्स हैं जो मैंने बीएड के बनाए। तो सीडीपी है, सीडीपी के कुछ नोट्स हैं जो मैंने बनाए पियाजे, vygotsky और कोहलबर को लेकर। इनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ये सीटेट की मेन थीम है, पियाजे, vygotsky, कोहलबर। इनके बिना सीटेट हो ही नहीं सकता। 10 क्वेश्चन इनसे ही बन जाते हैं और 15 क्वेश्चन पेडागोजी से आ जाते हैं और 10 क्वेश्चन वैसे हो जाते हैं बच्चों की। बच्चे कैसा इंटरेक्शन करते हैं, बड़ों से कैसे बात करते हैं, उनका बोलने का क्या तरीका होता है, बच्चे बड़ों के साथ बैठते हैं तो वो कहाँ तक की बातें करते हैं, यही सीटेट में पूछा जाता है। तो सीटेट भी यही पूछता है। जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ, देखो इजी ट्रिक्स फॉर सीटेट या टेट। सबसे पहले आते हैं हम सीडीपी के लिए। सीडीपी में पियाजे, जीन पियाजे सीडीपी के सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट। इन्होंने क्या बताया? पियाजे ने बताया कि बच्चे के मन में सबसे पहले विचार आएगा, थॉट। जब थॉट आएगा तो वो उसको बोलेगा। जब थॉट आएगा बच्चे के मन में तो वो बोलेगा उसको, लेकिन वहाँ पर किस भाषा से बोलेगा ये बात नहीं बताई पियाजे ने। उदाहरण के तौर पर अगर कोई बच्चा बिहार में रह रहा है और उसके मन में कोई बात आई तो वो तो बोल देगा, तो वो जो बोलेगा वो उसी की लैंग्वेज में बोलेगा। ये नहीं है कि वो इंग्लिश में बोलेगा उसको, क्योंकि हो सकता है वहाँ पर इंग्लिश ना जानता हो बच्चा या कोई और अन्य भाषा ना जानता हो, वो वहाँ की क्षेत्रीय लैंग्वेज बोलेगा। और इस वक्त राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 3 भाषाओं को ज़्यादा जगह दी गई है, एक क्षेत्रीय लैंग्वेज को, एक हिंदी को और एक इंग्लिश को। यानी इंग्लिश इन दोनों की एक वैसाखी के रूप में है। और हमारे देश की कोई भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, आधिकारिक भाषा वैसी वाली नहीं है जो राष्ट्रीय होती हैं। 22 भाषाएं हैं संविधान में जिनको जगह दी गई है। तो पियाजे ने बताया कि बच्चे के मन में सबसे पहले विचार आता है, विचार से ही बच्चा अपने उन बातों को बोलता है। और उदाहरण के लिए आप तमिलनाडु में गए या केरल गए, वहाँ आपकी मुलाकात बच्चों से हुई। अब बच्चे के मन में जो थॉट, ये विचार आया, उनने आपसे बोला। अब उनने कोई कन्नड़ में या मलयालम में कोई उनने पानी को पानी बोला, और
हम लोग हिंदी वाले हैं, उत्तर भारत की तरफ के लोग, हम लोग उसकी बात को समझ नहीं पाए। अब उनने क्या बोला हम तो समझ नहीं पाए, लेकिन उसको समझने के लिए इंग्लिश का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए इंग्लिश को उन्होंने एक बैसाखी के रूप में दिया है इंडिया में, कि वो अगर जैसे वाटर बोलेगा तो हम समझ जाएंगे हाँ ये पानी के लिए कह रहा है। अब मलयालम में पानी को तोय बोले, सलील बोले, अम्बू बोले, उसका बोले, हमको क्या मालूम जब हमने ये पढ़े नहीं। तो ये पर्यायवाची जल के सब, ये वाटर यानी जल के पर्यायवाची, नीर, तोय, बारी, सलील, अम्बू, उदका, अलग अलग लैंग्वेज में बोले गए हैं ये। विगोस्की ने क्या कहा? विगोस्की ने कहा कि बच्चे के मन में सबसे पहले भाषा आती है। ये दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है, बिल्कुल, पियाजे अपनी जगह ठीक है और विगोस्की अपनी जगह ठीक है। बोले बच्चे के मन में सबसे पहले भाषा आएगी, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, मलयालम हो, कन्नड़ हो, तेलुगु हो, तमिल हो, या वो कोंकणी हो, मगी हो, भोजपुरी हो, इसके अलावा और भी अन्य लैंग्वेज हो। तो इस तरह की जो लैंग्वेज होती है वो अलग अलग तरह की होती है, सब में सबके डायमेंशन अलग अलग होते हैं। तो विगोस्की ने कहा कि बच्चे के मन में सबसे पहले क्या होगा? भाषा का विकास होगा। भाषा जब उसके मन में आएगी तब वो उस विचार को बोलेगा। बात भी ठीक है, क्योंकि जब मैंने ये चीज़ अपने ऊपर प्रैक्टिकल करके देखा तो मुझे भी सही लगा। क्योंकि सीटेट में ये पूछता है, ये मेरे पास सीटेट की मार्कशीट है मेरी, और ये मेरी यूपी टेट की मार्कशीट है, जिसके लिए इंडिया के बच्चे तैयारी कर रहे हैं इस समय। तो मैं ये बता रहा हूँ, ये दोनों मार्कशीट आपको कैसे मिलेंगी? ये ड्रीम है ना आपका। इनको पढ़ने के लिए, इनको लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बस एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, एक छोटी सी नीति बनानी पड़ेगी। मैं ये कहता हूँ आप दुनिया भर की किताबों का आप एक चट्टा ना लगाएं, आप छोटी छोटी किताबें पढ़ें और अपने माइंड सेट से उनको देखें और सोचें बच्चों की तरह। और एनसीईआरटी कभी देख ली, 100% आप सीटेट कवर कर लेंगे, 100%। सीडीपी को आप खुद पर आधारित कर लें। चाइल्ड डेवलपमेंट, स्किनर महोदय जिन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान किताब लिखी, सीडीपी को आप खुद पर बेस कर लो कि हाँ सीडीपी मैं खुद ही हूँ। मान लो अब जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं कोई 10 साल का बच्चा हूँ, तो मैं अपने बड़ों के पास जाकर बैठूंगा। सबसे पहले तो 10 साल का बच्चा अपनी टोली में बैठेगा, गैंग बनाकर घूमेगा। उसकी गैंग होती है छोटे छोटे बच्चों की, वो खेलता है, छुपता है, कभी वॉलीबॉल, कभी कुछ कभी कुछ। और गैंग में एक बच्चा ऐसा होता है जो उस पूरी गैंग को लीड करता है। और जब बच्चों में आपस में लड़ाई होती है तो सब इकट्ठे हो जाते हैं, वो पूरी गैंग इकट्ठी हो जाती है बच्चों की। वो गैंग बना के घूमती है, कभी शरारत करती है, कभी कुछ करती है। और जब कोई बात होती है बड़ों के बीच में तो चुपचाप आके खड़ी हो जाती है वो गैंग, सुनने लगती है 10 से 12 साल की गैंग। अब आप सोचिए कि बच्चे का माइंडसेट कैसा है। यानी बच्चे का जो माइंडसेट है वो चंचल है, वो बातों को इकट्ठा करने की कोशिश करता है। जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है 12 साल का, 14 साल का, तब वो बच्चे जो होते हैं आगे के लिए थोड़े अपनी पढ़ाई के लिए चिंतित हो जाते हैं कि वो पढ़ने में तेज है, वो पढ़ने में तेज है, मैं कैसे पढ़ने में तेज हूँ। वो एक दूसरे को देखते हैं कि हाँ यार ये पढ़ने में थोड़ा तेज है, तो उस बच्चे की जब और जगह तारीफ होती है तो वो बच्चा सोचता है यार मैं भी थोड़ा कुछ करूँ, है नहीं। तो ये सीडीपी है, इसको आप खुद पर आधारित करो तभी आप इसको कवर कर पाएंगे। अपने आसपास के बच्चों को देखो, घर के बच्चों को देखो, उनसे बात करो। छोटे छोटे बच्चे, 5 साल के बच्चे आपको पहचान लेते हैं, क्यों? आई कांटेक्ट की वजह से। क्योंकि उनका जो आई कांटेक्ट होता है वो घर वालों के प्रति ज़्यादा होता है, घर वालों के बीच में ज़्यादा घूमते रहते हैं, वो बाहर वालों के प्रति नहीं। कोई मेहमान गया तो बच्चे क्या जाने उसको, बच्चों को बताना पड़ता है। और फिर वो बच्चा जो 5 साल का है, 6 साल का है, 4 साल का, वो जाता भी नहीं है दूसरे व्यक्ति के पास में, क्योंकि जो आई कांटेक्ट उसका अपने घर के प्रति घर के लोगों के प्रति हो गया है वो अब कम नहीं होने वाला, वो तो और बढ़ता चला जाता है। जब वो बच्चा 8 साल की एज में आता है तब वो पहचानने लगता है, 8 साल का, 9 साल का। तो यही बताया इन्होंने विगोस्की ने।
कोहलबर्ग ने बताया बच्चे में नैतिक विकास का सिद्धांत, नैतिक थ्योरी, मोरल डेवलपमेंट, कि बच्चे में जो विकास होता है मोरल डेवलपमेंट का, वो कैसे होता है। वो 12 से लेके और 18 साल की आयु में उसका विकास होता है, मोरल डेवलपमेंट। आप कभी 14 साल के बच्चे से, 15 साल के बच्चे से ये कह दो कि बेटा आप तैयारी करो, तुम्हारा 10वीं क्लास है, 9th क्लास है, तो वो नहीं करेगा, इतनी अच्छे से नहीं करेगा। वो तैयारी पढ़ेगा लेकिन ऐसे नहीं पढ़ेगा जैसे सीरियस होकर पढ़ते हैं। लेकिन उसमें ये सीरियसनेस जब आएगी जब वो 18 साल में लगेगा, 17 साल 18 साल में जब लगेगा, जब वो इंटर क्लास में आगा, तब उसको सीरियसनेस थोड़ी आएगी अपने बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर, कि हाँ थोड़ा मुझे पढ़ना चाहिए, पास होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कहाँ पढ़ना पड़ेगा, क्या चीज़ पढ़नी पड़ेगी, कैसे मैं लिख के आऊँगा कॉपी में। तो उसमें वो नैतिक खुद ही चीज़ आ जाती हैं। और जब वो परीक्षा में जाके लिखता है किसी बोर्ड एग्ज़ाम की, तो उसमें वो नैतिक चीज़ें ही आती हैं। वो सारी चीज़ें नहीं आती जो उनने किताबों में देख रखी हैं। ज़्यादा किताबों का तो वहाँ ध्यान ही नहीं रहता बच्चों को, बस उनके समाज में जो चीज़ें उनके सामने घटित हुई हैं वो उन्हीं को जाकर लिख देते हैं, उससे वो पास हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं नैतिक थ्योरी, यानी मॉरल डेवलपमेंट। पॉजिटिव टैगबट को पहचानना है, सकारात्मक छोटे छोटे जो होते हैं वो आंसर होते हैं। बच्चों की थिंक को चुने, बच्चों की थिंक खुद की थिंक। बर्डन को हटाएं और रिलीफ को चुनें। बर्डन यानी बोझ और रिलीफ यानी राहत। जो भी भारी शब्द होगा वो निगेटिव होगा और नकारात्मक होगा और वो गलत होगा और रॉन्ग होगा। जो छोटा वर्ड होगा वो आंसर होगा। ईवीएस में कक्षा 4 और कक्षा 5 की एनसीईआरटी लें, जैसे कि ये मेरे पास है। दोस्तों मैंने भी बहुत इन किताबों को बहुत पढ़ा है। तो जैसे एक किताब मेरे पास ये है, दूसरी किताब ये रखी है, कक्षा 4 ईवीएस पर्यावरण की एनसीईआरटी, और कक्षा 5 एनसीईआरटी ईवीएस। 30 नंबर का ईवीएस इन्हीं में से, इन 2 किताबों से आएगा, गारंटीड है मेरी। मेरा प्रैक्टिकल खुद है सर, मैंने खुद दिखाया है। 30 नंबर का इन्हीं दोनों में से आना है 100%। नंदू हाथी की कहानी, अमृता खिचड़ी वृक्ष, अनीता की मधुमक्खी, पोचमपल्ली तमिलनाडु का गांव, केरल की बल्लम फेरी जो वहाँ की नाव होती है, ये सब पूछी जाती है उसमें। हाथी जंगल में घूमता है, अपने झुंड के साथ घूमता है। नर हाथी नहीं घूमता झुंड के साथ, वो अकेला घूमता है। जो मादा हाथी होती है वो हथनी, वो अपने 10-12 हथनियों को लेकर घूमती है और अपने बच्चों को लेकर। 100 किलो से ज़्यादा पत्ते खा जाता है वो एक दिन में। कीचड़ में खेलना पसंद करता है। ये चीज़ें पूछी जाती हैं और ये बेसिक चीज़ है। हिंदी में आप लैंग्वेज 1 में रस, छंद, संधि, समास, अलंकार, इनको एक बार देख लें। ये इतने टफ नहीं होते। रस, हास्य रस, 9 प्रकार के रस होते हैं। करुण रस, हास्य रस और वीर रस, शांत रस, इस तरह के जो रस होते हैं। वात्सल्य रस, ये इनको देख लें। छंद, सोरठा है, दोहा है, इस तरह की चीज़ें आती हैं एग्ज़ाम में। ये हिंदी जो है 50 नंबर की, 20 नंबर की, 30 नंबर की यूपी के एग्ज़ाम में पूछी जाती है। और आरओ में तो पूरी 50 नंबर की आती है। पीसीएस में भी हिंदी बहुत टफ आती है। इसके बाद संधि, संधि कितने प्रकार की होती है? व्यंजन संधि होती है, दीर्घ संधि होती है, स्वर संधि होती है। समास 6 होते हैं, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और कर्मधारय समास और द्वंद्व समास, इनको पढ़ें। अलंकार पढ़ें। अलंकार जो होते हैं अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, रूपक अलंकार है या उत्प्रेक्षा अलंकार है, इनको पढ़ें। इनको देख लें आप लोग क्या है। गद्यांश पद्यांश को पढ़ने से पहले क्वेश्चन को पहले पढ़ें, उसके बाद आंसर दें और क्वेश्चन में से वो वर्ड निकाल लें जो पॉजिटिव है और उसके बाद उसी वर्ड को उसमें ढूंढें पैराग्राफ में। लैंग्वेज 2 में आप पेडागोजी पर ज़्यादा ध्यान दें। में पेडागोजी जो पूरा होती है, पेडागोजी में ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कि वो क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि एक बार आप कि रास्ते में आप निकल के जा रहे हैं और कोई ईंट पत्थर पड़ा है, तो आप क्या करेंगे? उस पत्थर को उठाकर साइड में रख देंगे या और पत्थर ला के उस जगह पर रख देंगे
या किसी से जाके कहेंगे कि पत्थर पड़ा है, या आप ऐसे चले जाएंगे। तो ये पेडागोजी होती है इस तरह की। तो आप क्या करेंगे, उस पत्थर को उठाकर साइड में रख देंगे। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, बस थोड़ा सोचने की बात है। पॉजिटिव वर्ड को आंसर में लें और निगेटिव वर्ड को इग्नोर कर दें। मैं रिलीफ वाले वर्ड को चुनें। साइंस में आप क्या करें, 6, 7, 8 की NCERT पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ना भी पढ़ें तो आप NCERT से ही पढ़ के निकाल देंगे। और निगेटिव वर्ड का अगर CTET में आपसे जैसे ये चीज़ें पूछी जाएंगी, 100% पूछी जाएंगी कि आप ये कैसे करेंगे, 100 में से 100, जैसे 150 में से 100 नंबर कैसे लाएं, 90 नंबर कैसे लाएं जनरल के लिए, OBC के लिए 82 नंबर कैसे लेकर आएँ। तो ये सब पढ़ने से आते हैं। लेकिन जब समय कम है तो आप क्या करेंगे, आप अपने माइंड से चीज़ों को सोचेंगे और खुद पर आधारित कर लेंगे और फिर उसका आंसर करेंगे। नेचुरल को चुने, प्रकृतिवादी को। जितनी भी नेचुरल की चीज़ें होती हैं सारी ट्रू होती हैं। मैथ बेसिक आता है, LCM HCF क्या है, भिन्न क्या है, फ्रैक्शन क्या है, पार्ट क्या है। सोशल साइंस में 6, 7, 8 की NCERT पढ़ें। आवर पास्ट में आप देखेंगे 7, 8 में जो पॉलिटी आती है, हिस्ट्री आती है, जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ऐसे राजा हुए हैं। ये इसके अलावा जैसे कोई कन्नड़ तमिलनाडु के कुछ शिल्पकार या यहाँ की जो कहानियाँ हुई हैं इनको पूछी जाएगी। इनमें से आप मणिमेखलाई कौन थी, या वो कवि कंबन कौन था, इस तरह की चीज़ें पूछी जाएंगी उसमें। इसको आप देख लें। लेकिन पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे सर, पॉलिटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे, 15 से 20 क्वेश्चन पॉलिटी से बनेंगे। राज्यसभा, लोकसभा क्या है, विधानसभा क्या है, उसमें कितनी सीटें होती हैं, न्यायपालिका का चुनाव कैसे होता है, कार्यपालिका का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, राष्ट्रपति शासन कब कब लगता है, क्यों लगता है। बेसिक माइंडसेट से अपने माइंड को 0 लेवल पर लेके जाएं, उसके बाद फिर सोचें, फिर आंसर करें। तो एकदम हाईली ना सोचें CTET के लिए कि भाई CTET की परीक्षा यार कैसे होगी, अरे हो जाएगी, इतनी टफ नहीं है। थोड़ा सा माइंड को रिलीफ करो और आराम से कवर करो। अब जैसे मेरे पास ये देखो CTP के नोट्स हैं तमाम, कितनी सारे ये नोट्स हैं CTP को पढ़ने के लिए। तो ये मैंने बनाए थे उस टाइम पढ़ने के लिए जब मैं B.Ed कर रहा था। तो ये इसलिए मैंने बनाए क्योंकि इनका प्रयोग जो है एस्टेट, सुपरटेट सब में होता है, CTP सब में आती है। और आप कोई से भी एग्ज़ाम ले लो, NBS KBS, या वो जवाहर नवोदय का ले लो, या इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा परिषद का एग्ज़ाम ले लो, या वो दिल्ली DSS भी ले लो, सब में CTP पूछी जाती है और सब में पेडागोजी आती है। ठीक। अरिहंत की बुकें आप, अगर आपके पास टाइम है तो अरिहंत की बुक आप पढ़ सकते हैं प्राइमरी लेवल के लिए। प्राइमरी लेवल जैसा है तो, नहीं तो मैं आपको बताता रहूँगा अपने वीडियोज़ में। आप मेरे वीडियो जैसे देखते रहेंगे तो मैं आपको बताता रहूँगा कि क्या आपको पढ़ना है और कैसे आपको तैयारी करनी है। जैसे मैं अब आपको समझा रहा हूँ तो आप इस नीति को फॉलो करें। ऑनेस्टली से मैं कह रहा हूँ, गारंटी से आप CTET क्वालिफाई कर जाएंगे और ऑल टाइम वैलिड रहेगा। ये अरिहंत की प्राइमरी की और ये जूनियर की किताब है। तो साथियों यही था आज के लिए। और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी ये पहुँचाएँ जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, शिक्षक की भर्ती के लिए, जैसे कि ILT ग्रेड की भर्ती आने वाली है उनके लिए, उनकी परीक्षा आने वाली है, उनके एडमिट कार्ड भी शो हो रहे हैं इस वक्त। और इसके अलावा जैसे कि अभी क्या नाम है, KBS में और NBS में भर्ती वैकेंसी चल रही है उसमें, तो ये CTET है। अभी एक तरह का ये भंवर क्षेत्र चल रहा है, यानी भंवर क्षेत्र का मतलब होता है कि ये भरा चल रहा है इस समय। क्योंकि आप लोग अगर तैयारी करेंगे तो ये सब चीज़ें आपको देखने ही मिलेंगी, 100% मिलेंगी आपको। तो लाइक, शेयर और कमेंट करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक पहुंचाएं। और कोई बात हो तो कमेंट में बताएं। और शुक्रिया, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए। इंकलाब जिंदाबाद।